हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे होंगे और इस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। राइट। सो चलिए चलते हैं, क्या क्या आज की इंपॉर्टेंट न्यूज रही उनको जानते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज जो कि एक स्पीशीज से जुड़ी हुई है जिसका नाम है पलास कैट। एक्चुअली क्या हो रहा था, स्नो लेपर्ड्स का स्नो लेपर्ड्स का सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा था हिमाचल प्रदेश में। राइट। वहां पर जब कंडक्ट कराया जा रहा था सर्वे, तो देखा गया कि पालास कैट की पॉपुलेशन भी वहां पर प्रेजेंट है। राइट, काफी कम जनसंख्या इनकी वहां पर प्रेजेंट थी। ड्यूरिंग द सर्वे यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट करी गई और ये बताया गया कि पालास कैट को अब कंजर्वेशन की नीड है क्योंकि उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है काफी ज्यादा। सो दे नीड कंजर्वेशन एज वेल। राइट। तो पालास कैट एक्चुअली कहाँ की कैट है, क्या ये केवल भारत में पाई जाती है, किसके नाम पर इनका नाम पालास कैट रखा गया है, तो वो सारी चीजें हमें जाननी जरूरी हो जाती है। सबसे पहली बात कि पालास कैट को हम एक और नाम से जानते हैं जो है मैनुल। मैनुल नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये काफी स्मॉल होते हैं साइज में और लॉन्ग हेयर्ड कैट होते हैं। इनकी बॉडी पे आपको काफी लंबे हेयर बाल नजर आएंगे जैसा कि आप यहाँ इमेजेस में देख पा रहे होगे। राइट। किसके नाम पे इनका नाम पलास कैट रखा गया है, तो वो है पीटर साइमन। पीटर साइमन पल्ला, इनके नाम पर इन कैट्स का नाम पल्लास कैट रखा गया है। एक्चुअली ये जो पर्सनालिटी थे, इन्होंने सबसे पहली बार इस स्पीशीज को यानी कि 1776 में फाइंड आउट किया था। वो भी कहाँ पर, लेक बैकाल के पास। लेक बैकाल के पास जो कि रशिया में लोकेटेड है और रशिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है। राइट। तो अगर हम इन कैट की पॉपुलेशन की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इन्हें देखा जाता है, लाइक ईरान, मंगोलिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब जगहों पे इन कैट की पॉपुलेशन देखी जाती है, इंक्लूडिंग विद इंडिया। तो आईयूसीएन की लिस्ट में इनका क्या स्टेटस है, तो आईयूसीएन के स्टेटस की अगर बात की जाए तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल इन्हें कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए। साइट्स के अंदर में इन्हें रखा गया है अपेंडिक्स नंबर 2 पे, अपेंडिक्स नंबर 2 में। राइट। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है इस स्पीशीज के बारे में। किस पर्सनालिटी के नेम पर इस स्पीशीज का नाम रखा गया है, इन्होंने कब सबसे पहली बार इन्हें फाइंड आउट किया था और अभी कहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को नोटिस किया गया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो यू शुड नो अबाउट हिमाचल प्रदेश का स्टैटिक जीके। ये रही हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक तो है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। राइट। दूसरी है धर्मशाला। कब इसे फॉर्म किया गया था, इसे फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1971 में। एरिया वाइज देखा जाए तो ये 18 सबसे बड़ा राज्य है भारत का। साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली से कितनी सीट्स जाती हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से 68 सीट्स, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ का खुद का हाई कोर्ट है, दैट इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, तो लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर हिंदी। बहुत सारी नदियां यहाँ से होकर के फ्लो करती हैं, लाइक यमुना, घग्गर, ब्यास, सतलुज और चेनाब। सो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश क्योंकि न्यूज में आया है। राइट। चलते हैं दूसरी न्यूज के साथ, देखते हैं ये क्या है। ये भी एक स्पीशीज से जुड़ा है जिसका नाम है ब्राजीलियन वेलवेट एंट। हुआ क्या है, साइंटिस्ट ने सॉरी साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में रिवील किया है कि ये जो ब्राजीलियन वेलवेट एंट होते हैं, जो चींटियां होती हैं, इनकी बॉडी पे ये जो डार्क स्पॉट्स है ना, ये इतने डार्क हैं, लाइक हम इन्हें कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा ब्लैक है। कैसे हैं, अल्ट्रा ब्लैक है कि ये सारी की सारी विजिबल लाइट्स को
विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, राइट? केवल और केवल 1% लाइट को ही ये एमिट करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, राइट? तो साइंटिस्ट ने अभी ये चीज़ स्टडी की है। ऐसा बहुत रेयर देखा गया है, बहुत रेयर ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके बॉडीज़ में ऐसा अल्ट्रा ब्लैक पिगमेंटेशन पाया जाता है। दिस इज़ वेरी, वेरी रेयर एक्चुअली। और साइंटिस्ट ने अभी ये रिसेंटली फाइंड आउट किया है कि ये जो ब्राज़ीलियन एंट है, इसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, ये काफ़ी ब्लैक है, यानी कि अल्ट्रा ब्लैक है। ठीक है, तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं श्रब डेज़र्ट इन ब्राज़ील में, जिसका नाम क्या है? कटिंगास, राइट? अगर आपने पढ़ा होगा ब्राज़ील के बारे में तो आपको पता होगा, वहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, कैंपोज़, सेरेडोज़, कटिंगास के नाम से। तो ये कटिंगा वाले श्रब डेज़र्ट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इनका जो ब्लैक पिगमेंटेशन है, ये इनको छिपने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि ये अभी जो स्पीशीज़ थी, कहाँ पर पाई गई है और क्या साइंटिस्ट ने इसके रिगार्डिंग रिसर्च करके बताया है, ये सारी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे पहली बात की इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये प्रेजेंट है केरला में, राइट? वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है शेंदुर्नी, ये अगस्त्यमलाई अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, राइट? यहाँ से मेजर रिवर्स होकर के फ्लो करती हैं। एक तो रिवर है जिसका नाम है शेंदुर्नी नदी, जिसके नाम पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। दूसरी नदी है दूसरी नदी है काजू थुरुथी, एंड थर्ड रिवर इज कुलाथुपुजा। ये 3 नदियाँ जब आपस में जॉइंट होती हैं, तो ये एक और रिवर को फ़ॉर्म करती हैं जिसका नाम है कल्लड़ रिवर, ठीक है? ये तीनों नदियाँ इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अक्रॉस फ्लो करती हैं। जब ये आपस में जुड़ती हैं, एक नई नदी का निर्माण ये करती हैं जिसका नाम है कल्लड़ रिवर, ठीक है? तो क्या हो रहा था यहाँ पर? क्यों ये न्यूज़ में आया? तो एक्चुअली यहाँ पर 4 दिनों का 4 डेज़ का सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था। तो क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करी गई हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में आया है। तो हमें क्या जानना है? हमें इसकी लोकेशन जाननी है। कौन-कौन सी फ्लोरा और फौना स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, ये जानना है। फ्लोरा की अगर बात की जाए तो ये है, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट? क्योंकि वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, इस वजह से। ऑल्सो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट? कुछ स्पीशीज जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती हैं, एलिफेंट विच इज वेरी कॉमन। एलिफेंट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, टाइगर्स मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे, ये तो बहुत ही कॉमन वाली स्पीशीज हैं। इनके अलावा आपको यहाँ पर लायन टेल्ड लायन टेल्ड मैकॉक देखने मिलेंगे, राइट? और नीलगिरी लंगूर्स मिलेंगे, नीलगिरी लंगूर्स मिलेंगे, जो कि एंडेमिक हैं, केवल और केवल ये वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं। तो इन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ये भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। तो इतनी चीज आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से याद रखनी है। ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है। यहाँ पर 4 दिनों का सर्वे अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था। साथ ही एक और बात, ये जो इनका नाम है शेंदुर्नी, ये क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक ट्री स्पीशीज है जिसका नाम है शेन कुरुंजी। शेन कुरुंजी, इसके नाम पर इसका नाम शेंदुर्नी पड़ा है, ठीक है? तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रखना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, रमेश चंद पैनल। हुआ क्या है? अपने यहाँ पर एक इंडेक्स है, इकोनॉमी का
पार्ट है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो अपने डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ा होगा। डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली में इसे कैलकुलेट किया जाता था, तो इसका बेस ईयर पहले जो रखा गया था वो था 2011-2012। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर को चेंज कर रहे हैं। 2011-12 से बदल करके इसे किया जा रहा है 2022-23। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब आप सभी जानते हो कि 2011-12 में उतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। तो क्या वही वाला बेस ईयर लेकर के अब तक चलना सही है? सो आंसर इज नो, क्योंकि पहले 1 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, पर अब तो वो भी नहीं होती है कि नहीं? इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसका बेस ईयर अब चेंज किया जा रहा है, जिसके लिए एक कमिटी को सेटअप किया गया है। इस कमिटी में टोटल कितने मेंबर होंगे? 18 मेंबर्स होने वाले हैं। साथ ही इसे हेड कौन कर रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हेड किया जा रहा है बाय रमेश चंद जी, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। राइट, ये नीति आयोग के मेंबर हैं। ये इस पैनल को हेड करेंगे। 18 मेंबर टोटल होने वाले हैं। इन्हें 18 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि ये रिपोर्ट प्रिपेयर करें और इसे पेश करें। राइट, सबमिट करें बेसिकली। तो डब्ल्यूपीआई होता क्या है, वो हमें जानना ज़रूरी है। राइट, यहाँ पे आपको इमेज में जो दिख रहे हैं यही है रमेश चंद, नीति आयोग के मेंबर, यही इसे हेड करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूपीआई एंड पीपीआई। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये कंज्यूमर तक सामान पहुंचने से पहले जो भी प्राइजेस होती हैं गुड्स की, ये उसको मेजर करता है। वहीं पीपीआई जो होता है, ये जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है सामान को, उसका एवरेज प्राइस होता है और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया गया है पीपीआई से। लाइक अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ देम। पहले वहां पर डब्ल्यूपीआई होता था, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे बदल करके अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, डब्ल्यूपीआई में सर्विस सेक्टर्स को काउंट नहीं किया जाता, यानी कि एक्सक्लूड किया जाता है। पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर्स को भी, सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। राइट, इसे पब्लिश किया जाता है, डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करते हैं बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है। पीपीआई जो है ये मंथली मेजर किया जाता है। ये एक रिपोर्ट है जिसे रिलीज किया जाता है बाय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। राइट, तो इतनी चीजें जो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ये आपको याद रखना है। भारत भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि डब्ल्यूपीआई को पीपीआई से कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। राइट, जैसे कि बाकी की कंट्रीज ने किया है। सो लेट्स सी क्या यहाँ से आउटपुट निकल करके आता है। अगली बात है डीआरडीओ से जुड़ा हुआ। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो कब डीआरडीओ को फाउंड किया गया था? डीआरडीओ को बनाया गया था 1 जनवरी 1958 में। राइट, और अब यानी कि 1 जनवरी 2025 में डीआरडीओ के 67 इयर्स पूरे हो चुके हैं और डीआरडीओ ने अपना 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो डीआरडीओ के हेड, जिनका नाम है समीर वी कामत जी, एट प्रेजेंट। तो जब इसे फॉर्म किया गया था, इनमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी, एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी। तो इन्हें भी ट्रिब्यूट पे किया गया। कहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया गया? जहां पर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, यानी कि न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो डीआरडीओ का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? ये नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए डिफेंस के वेपन्स, ये सारी चीजें बना करके हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई करने का काम करता है। राइट, साथ ही एट प्रेजेंट मैंने ये बता दिया कि समीर वी कामत जी इसके चेयरमैन हैं। पहले चेयरमैन कौन थे डीआरडीओ के? तो पहले चेयरमैन का नाम भी आप लिख लो। वो नाम है डॉक्टर वी एस वी एस अरुणाचलम। अरुणाचलम।
राइट? सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कब इसे फॉर्म किया गया, कितने साल पूरे हो गए डीआरडीओ के, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी नाम याद रखना है, बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम डीआरडीओ से काफी ज्यादा रिलेटेड है, लिंक करता है, उनका बहुत योगदान रहा है इस चीज में। नेक्स्ट, पाकिस्तान को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर चूज किया गया है यूएनएससी का। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और पाकिस्तान ने ये कार्यभार संभाल लिया है फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। कितने सालों के लिए इनको नॉन परमानेंट चूज किया गया है, तो वो 2 सालों के लिए इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे चूज किया गया है। बढ़िया बात है। और साथ ही पाकिस्तान को एशियन कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया है। मतलब कि जितनी भी एशिया की कंट्रीज हैं उन्हें रिप्रेजेंट कौन करेंगे, पाकिस्तान करेंगे, है ना। चलिए तब यूएनएससी के बारे में जाना जाए। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स में भी अगर देखा जाए तो 10 तो नॉन परमानेंट होते हैं, जिनका टेन्योर कंप्लीट होने के बाद इन्हें शफल किया जाता है, बदला जाता है बार बार। 2 साल का मैक्सिमम टेन्योर नॉन परमानेंट मेंबर्स का हो सकता है, कंप्लीशन के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाता है। लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, वो है फ्रांस, चिंगू चाइना, रशिया रशिया, यूएस एंड यूके। ये 5 जो देश हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, साथ ही इनके पास वीटो पावर है। और एक और ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, G4 ग्रुप के बारे में। इनमें कौन कौन आता है, इनमें आता है अपना प्यारा भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, राइट। ये 4 ऐसे देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर बनने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। इस वजह से इनका अलग से एक ग्रुप फॉर्म है। तो क्या भारत को कभी नॉन परमानेंट मेंबर चूज किया गया है, तो यस, भारत को 8 बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर चूज किया जा चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। साथ ही पाकिस्तान को भी जब इस बार चूज किया गया ना, तो ये 8वीं बार है जब पाकिस्तान को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर इलेक्ट किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान आया है तो हमारा पड़ोसी है ना, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा। पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और आप देख सकते हो कि ये अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, हमारे इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही कराची नाम का यहाँ पे पोर्ट है, ग्वादर नाम का एक पोर्ट है जिसे चाइना ने डेवलप किया है, अभी यहाँ पे डेवलपिंग का काम भी चल रहा है। इसी के जस्ट बगल में ईरान में हमने चाबहार नाम का पोर्ट एक डेवलप किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। पंजाब का थोड़ा सा सेक्शन अपने इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। यहाँ से जो रिवर निकल करके जाती है, इंडस रिवर, वो पाकिस्तान में भी एंटर करती है। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया है इसलिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज। मैग्नस कार्लसन और नेपोम नियाश्ची, इनके बीच में फाइनल मैच खेला गया था ब्लिट्स टाइटल का। ब्लिट्स टाइटल का, जो कि एक चैंपियनशिप है, किसकी, चेस की। चेस का चैंपियनशिप है। कहाँ पर इसे होस्ट किया गया, इसे होस्ट किया गया न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा होस्ट कराया गया, तो ये है फाइड, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, जिसका की हेडक्वार्टर लोकेटेड है लॉसिनी, लॉसिनी स्विट्जरलैंड में। तो काफी डिस्प्यूट रहा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पाया गया कि जो मैग्नस कार्लसन है, ये इन प्लेयर के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे कि एनी हाउ मैच को क्या करा दिया जाए, ड्रॉ करा दिया जाए। तो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया है इनके द्वारा। और जिसके बाद फाइट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि इन दोनों को ही, क्योंकि मैच ड्रॉ हो चुका था, तो इन दोनों को ही विनर डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर, राइट। इन दोनों को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि इसी वाले मैच में मैग्नस कार्लसन जीन्स पहन के गए थे, ब्लू कलर की जीन्स, जिसको लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी।
एंड देन फिर इनका एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें ये इनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मैच, उसके बाद फाइट को प्रेशराइज़ किया जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर के आई हैं। आपको क्या याद रखना है कि ये मैच कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया? न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? फाइड के द्वारा। फाइड जो कि वर्ल्ड लेवल पे चेस फेडरेशन है और इसके वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेज़ेंट फाइड के वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, एट प्रेज़ेंट हैं अ, विश्वनाथन आनंद जी, राइट? विश्वनाथन आनंद जी, जो कि हमारे यहाँ से सबसे पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ये इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं एट प्रेज़ेंट। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे कि कैसे आप लोग नोट्स इसके बनाते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं या जितनी बातें मैं बताती हूँ सारी चीज़ें लिखते हैं। तो जैसा भी है आप मुझे शेयर कर सकते हैं एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है ये सारा सेशन। मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।